रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूँ। तो मेडन के वहाँ से चले जाने के बाद मोली जाउची से कहती है तुम्हें दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो जाउची फिर से कल्टीवेशन पगोडा में चला जाता है और वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करता है। 10 दिन तक जाउची वहीं पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। जाउची की बॉडी से काफी सारी मिस्टिक पावर निकल रही होती है। तो मोली उसकी तरफ देखकर कहती है इसकी बॉडी से इस वक्त काफी सारी मिस्टिक पावर निकल रही है। लगता है की जाउची यहाँ पर दोबारा से ब्रेक थ्रू करने वाला है। ये अपनी ट्रू परफॉर्म ड्राम के सेकंड लेवल पर पहुंच जाएगा। जाउची वाकई में वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। जाउची कहता है ये तो बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा में कल्टीवेट करने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। यहाँ पर कल्टीवेट करने से मैं न सिर्फ अपनी ट्रू परफॉर्म ड्राम के सेकंड लेवल पर पहुंच चुका हूँ, बल्कि मैंने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट स्टेज को भी मास्टर कर लिया है। अब देखना वहाँ पर सभी लोग मेरी पावर्स को देखकर दंग रह जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर ऐसा कोई बचा है जो मेरे सामने टिक सके। पूरी दुनिया में अब कोई भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जाउची कहता है अब जबकि मैंने सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है, अब मुझे उस तलवार को उठाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा भारी है तो उसके साथ मुझे स्विंग्स को भी सीखना पड़ेगा, कैसे उसको यूज कर पाऊंगा। साथ ही जाउची कहता है तो मेरी ओवरलॉर्ड क्लोसर स्वर्ड जल्दी से मेरे पास आ जाओ, और उसकी स्वर्ड उसके पास आ जाती है। तो जाउची अब अपनी स्वर्ड को बड़ी आसानी से उठा सकता है क्योंकि उसकी आर्म्स के अंदर अब पावर पहले से ज्यादा आ चुकी है। जाउची अपनी तलवार को पकड़ता है और उसको घुमाना स्टार्ट करता है, लेकिन अभी भी उसको इस तलवार को घुमाने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उसके हाथ में 1500 केजी की पावर है और उस तलवार का वजन 2000 केजी का है। जाउची कुछ देर तक उस तलवार को वहाँ पर घुमाता है तो वो बहुत ज्यादा थक जाता है। जाउची कहता है इस तलवार को उठाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मिस्टिक पावर की जरूरत है। मिस्टिक पावर जब कंज्यूम हो जाती है तो मैं बिल्कुल जल्दी से थक जाता हूँ, लेकिन कम से कम ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए तो वेट कर ही सकता हूँ। मोली भी वहाँ पर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। मोली उसे कहती है जबकि तुमने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट स्टेज को आसानी से मास्टर कर लिया है तो तुम इस तलवार को उठा सकते हो, लेकिन इस तलवार को यूज करना काफी मुश्किल है। तलवार को यूज करने के साथ साथ तुम्हें तलवारबाजी की टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी तक इस तलवार के ऊपर तुम्हारा पूरा कंट्रोल नहीं है। तुम्हारे चैलेंज की डेट आने में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहती हूँ कि अगले पूरे 1 महीने में तुम सिर्फ इसी तलवार की प्रैक्टिस करो। इसको तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक तुम थक नहीं जाते, और बार बार ऐसा करते रहो ताकि तुम्हें इस तलवार के साथ थोड़ा आइडिया हो जाए कि तुम्हें किस तरह इसको वेल्ड करना है और कब तक तुम्हारी लिमिट्स है और कितनी देर तक तुम इसको वेल्ड करके रख सकते हो। जाउची उसे कहता हाँ क्यों नहीं, अब मैं इस तलवार की प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। चैलेंज वाले दिन मैं सभी को बहुत ज्यादा शॉक कर दूंगा। जाउची यहाँ पर ये वाली बात भी एक्सप्लेन करता है कि उसने इस बड़ी सी तलवार को और साथ में उसने 2 बेकार परफॉर्म टेक्निक्स को क्यों चूज किया था। जाउची कहता है मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया था कि बाकी के सभी लोग समझेंगे जाउची बहुत बड़ा बेवकूफ है। उसने अपने लिए जो टेक्निक्स को चूज किया है वो उनको मास्टर भी नहीं कर सकता और ना ही कोई पावरफुल टेक्निक्स है। इसी वजह से मोरोंग जी उसे अंडर एस्टिमेट करेगा और वो आसानी से उसे शॉक करके हरा देगा। मोली जाउची से कहती है चलो ठीक है, अब जबकि तलवार को सीखना तुमने स्टार्ट कर ही लिया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक और टेक्निक देना चाहती हूँ। वो भी एक फॉरबिडन आर्ट है और वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो उस आर्ट को मेरे भाई ने खुद बनाया था। उसके माथे के अंदर उस आर्ट को ट्रांसफर कर देती है और कहती है ये एक तलवारबाजी की कल्टीवेशन मेथड है, तुम्हें इसको सीखना होगा। ये वाली स्पेशल टैग हीवनली वुल्फ हेलगार्ड ने पीछे छोड़ी है। ये वाली तलवारबाजी की टेक्निक भी एक हैवी स्वर्ड टेक्निक है, यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा भारी तलवार होगी सिर्फ वही इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है, और इस टेक्निक का नाम हीवनली वुल्फ गार्ड टेक्निक है। मैं फिलहाल के लिए इस तलवारबाजी की सिर्फ पहले लेवल को तुम्हारी माइंड के अंदर इम्प्लांट करने वाली हूँ। इसको तुम्हें खुद ही कम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, और इसके पहले लेवल का नाम हीवनली वुल्फ स्लैश है। तो तुमने इस हीवनली वुल्फ स्लैश को सीख लिया तो तुम्हारे लिए मोरोंग जी को हराना मुश्किल नहीं होगा। तुम इस तलवार को भी आसानी के साथ वेल्ड कर पाओगे। मेरे भाई ने भी इस टेक्निक को मास्टर किया हुआ था, तो मेरे भाई के मरने के बाद टेक्निक उसके साथ ही खत्म हो गई। अब इस दुनिया में सिर्फ मैं ही इकलौती हूँ जिसको इस टेक्निक के बारे में पता है, क्योंकि मेरे भाई ने इस टेक्निक को मास्टर किया हुआ था और उसके अलावा किसी को ये टेक्निक नहीं आती थी। मेरे बाद अब तुम आखिरी बचे हो, तुम ही सिर्फ इस तलवारबाजी की टेक्निक को यूज कर सकते हो। जाउची उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है लिटिल मोली तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई की इस नई टेक्निक को मैं अब बहुत ही संभाल कर रखूंगा। बहुत ही जल्दी हीवनली वुल्फ स्लैश को मास्टर कर लूंगा। जाउची उसका हाथ हटा देती है और कहती है अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि तुम इसको मास्टर कर पाओगे या नहीं, पहले जाओ जाकर इसको प्रैक्टिस करो। सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 1 महीने के बाद जाउची अपनी हीवनली वुल्फ स्लैश को मास्टर कर लेता है। वो अपनी तलवार को घुमाता है तो उसकी तलवार के अंदर से जबरदस्त मिस्टिक पावर निकलती है। मोली भी ये देखकर काफी हैरान होती है। जाउची वहाँ पर अपनी स्लैश को डिस्प्ले करने के बाद मोली से कहता है लिटिल मोली क्या तुमने देखा, मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। जबकि मोली जाउची की तरफ देखकर सोच रही होती है ये तो बाकी में बिल्कुल मेरे भाई की तरह लगता है, बिल्कुल मेरा भाई ऐसा ही था, कि मेरा भाई तो मर चुका है, अब दोबारा कभी मेरा भाई अपीयर नहीं होगा। जाउची प्रैक्टिस करने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लेट जाता है और कहता है ये तलवार बहुत ज्यादा भारी है और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में जरा भी एनर्जी नहीं बची कि मैं अपनी उंगली को भी हिला सकूं। उसी वक्त जाउची के पास जो जेड क्रिस्टल होता है वो बजना शुरू हो जाता है। वो एक मोबाइल की तरह होता है। तो जाउची उस क्रिस्टल को बाहर निकालता और कहता है ये तो एक ट्रांसमिशन जेड क्रिस्टल है। इसके अंदर से तो सीनियर सिस्टर की आवाज आ रही है, तो दूसरी तरफ से उसकी सीनियर सिस्टर उससे बात कर रही होती है। सिस्टर जूरो से
उसे कहती है जाओची तुम्हारे चैलेंज का दिन आ चुका है, कल तुम्हारे चैलेंज के लिए फाइट होने वाली है, कल सुबह सुबह मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी और तुम्हें वहीं से लेकर बैटल ग्राउंड की तरफ लेकर जाऊंगी, इसलिए कल सुबह सुबह मेरा इंतजार करना। जाओची उसे कहता हाँ क्यों नहीं, टाइम तो बहुत ही जल्दी गुजर गया, 3 महीने पूरे हो गए, चलो ठीक है मैं सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह के वक्त ज़ूरो जाओची के दरवाजे पे नॉक करती है। वो उसे कहती है जूनियर ब्रदर क्या तुम उठ गए? जाओची दरवाजा खोलता है और उसे कहता है ज़ूरो तुम तो बहुत ही जल्दी आ गई हो और ऊपर से तुम तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाकर लाई हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो। जाओची वो ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करता है और कहता है ये खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ज़ूरो से कहती है हालांकि तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह खाना खाते हो। जाओची जल्दी से आके पड़ता है और उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें एक बच्चा दिखाई देता हूँ? तुम्हें जहाँ पर फिर से वही बात कहने वाला हूँ, हालांकि मेरी उम्र 16 साल है और मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मैं तुमसे छोटा हूँ। कहा था कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या अभी भी तुम्हें मुझ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है? सिस्टर ज़ूरो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है अगर दोबारा तुमने मुझे इसी तरह परेशान किया तो मैं तुम्हारे लिए दोबारा कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी। साथ ही वो अपने पास से उसका ट्रेनिंग सूट निकालती है और उसे कहती है मैंने तुम्हारे लिए ट्रेनिंग के लिए सूट बनाया था, मैं तुम्हें देना चाहती थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। आज क्योंकि तुम्हारा चैलेंज वाला दिन है, आज तुम्हारी फाइट होने वाली है तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये वाली ड्रेस पहनो। वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है चलो जल्दी से इसको पहन लो, ट्राई करो, चलो देखते हैं कि ये फिट भी है या नहीं। ज़ूरो वहीं पर पीछे घूमकर खड़ी होती है। जाओची वहीं पर अपने कपड़े उतारकर वो नए वाले कपड़े पहन लेता है। कहता है सीनियर सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस ड्रेस को बहुत ही अच्छे से रखूंगा। सीनियर सिस्टर ज़ूरो से कहती है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलने वाले हो? तुमने मुझसे ये खाना भी खा लिया और ऊपर से तुमने मुझसे ये ड्रेस भी ले ली है। जाओची से कहता हाँ मैं तुम्हें थैंक यू जरूर बोलूंगा, चलो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारा थैंक यू गिफ्ट देता हूँ। तो उसे कहती है पता नहीं अब ये कौन सा मुझे थैंक यू गिफ्ट देने वाला है। वो वहीं पर आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है, जबकि हमारा जाओची जल्दी से आगे बढ़ता है, अपना हाथ उसकी कमर में डालता है और उसे खींचकर आगे की तरफ करता है और उसको किस कर देता है। ज़ूरो जल्दी से पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है बुरे लड़के ये तुम क्या कर रहे हो? साथ ही वो सोच रही होती है आखिर अचानक से इसको क्या हुआ कि इसने यहाँ पर मुझे किस कर दिया, मैंने तो इसे कोई भी सिग्नल नहीं दिया। जाओची आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना इतना ज्यादा शर्माने की जरूरत है, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें परेशान होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के चैलेंज को मैं जरूर जीतूंगा, ये वाली फाइट मैं तुम्हारे नाम करूंगा। वो भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर चले आते हैं। नेक्स्ट सीन सेंटर प्लाजा का दिखाया जाता है। सेंटर प्लाजा पे जहाँ पे फाइट होने वाली है, बहुत सारे लोग वहाँ पर फाइट देखने के लिए पहले से मौजूद होते हैं। सभी लोग कहते हैं जुनची कहाँ पर है, वो यहाँ पर आया क्यों नहीं, कहीं वो डर कर भाग तो नहीं गया? उसे पता होगा कि वो मूरोंग-जी के साथ फाइट नहीं कर सकता, अगर वो यहाँ पर आ भी जाता है तो मूरोंग-जी के सामने वो टिक नहीं पाएगा, वो यहाँ पर मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। पैलेस चीफ किन वुशेंग भी वहाँ पर आया होता है, वो भी बैठा होता है। वो सभी लोग कहते हैं यहाँ तक कि पैलेस चीफ किन भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर तो किसी बेवकूफ को भी पता होगा कि ये फाइट कैसे खत्म होने वाली है, तो पैलेस चीफ किन को यहाँ पर खुद आने की जरूरत नहीं थी। मूरोंग-जी पहले से अरीना में मौजूद होता है। वो कहता है लगता है कि वो चूहा डर का किसी बिल में घुस गया है और यहाँ पर नहीं आने वाला क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरपोक है। कि उसी वक्त जाओची उसके पीछे से निकलता है और उसे कहता है तुमने किसको चूहा कहा, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा, चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। मूरोंग-जी कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आए गए, और साथ ही वो उसकी एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है जो तो अपनी ट्रू परफॉर्म राउंड के सेकंड लेवल पर पहुंच गया सिर्फ 3 महीने में। साथ ही वो कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाता है, ये फिर भी यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाला है। मूरोंग-जी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और जाओची से कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, हम लोग अपनी बैटल को स्टार्ट करते हैं। इसकी बैटल के बाद तुम इस दिन को हमेशा याद रखोगे। जाओची भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है मैं भी इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम भी इस दिन को हमेशा याद रखो, आज मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तो वो दोनों अरीना में आमने सामने होते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मूरोंग-जी को इस लड़के को हराने में कितने ज्यादा मूव्स लगेंगे? उसका साथी उसे कहता है मुझे लगता है कि 5 मूव्स में ये इसको हरा देगा। वाला बंदा उनसे कहता है ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि अगर मूरोंग-जी को इस इडियट को हराने में 5 मूव्स लगे, मुझे तो लगता है कि सिर्फ 2 मूव्स में ये इसको हरा देगा। पैलेस चीफ किन हमारे मास्टर किन से कहता है मास्टर किन मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाकर रेफरी बने ताकि इन दोनों का मैच बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट हो जाए। क्योंकि वहाँ पर एक और एल्डर बैठा होता है। वो कहता है ये लड़का युनची ये तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है, ये लड़का आज यहाँ पर इस लड़के के हाथों से मरने वाला है। मास्टर किन उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों यहीं पर अपने मैच को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक बात को याद रखना ये सिर्फ एक फ्रेंडली स्पार है। तुम दोनों यहाँ पर दूसरे को जख्मी तो कर सकते हो लेकिन एक दूसरे की जान नहीं ले सकते। जिसने भी दूसरे की जान ली उसको बहुत ही सख्त सजा दी जाएगी। कि पैलेस चीफ सोच रहा होता है युनची की बॉडी के अंदर से ऐसा ऑरा निकल रहा है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि उसका ऑरा मेरे ऑरा के साथ मैच कर रहा है। मूरोंग-जी जाओची से कहता है तो युनची क्या तुमने सोच लिया कि तुम यहाँ पर कैसे मेरे सामने अपने घुटने टेक कर माफी की भीख मांगने वाले हो? जाओची से कहता है सीनियर ब्रदर मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि कैसे तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी की भीख मांगोगे, तो जल्दी से अपना वेपन निकालो, हम लोग फाइट करते हैं। मूरोंग-जी उसे कहता है तुम्हारे जैसे कीड़े को मारने के लिए मुझे अपना वेपन निकालने की
क्या जरूरत है, तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। जाओची उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे खिलाफ मुझे भी अपना वेपन यूज करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों हाथों से ही फाइट करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बाद में तुम अपने फैसले के ऊपर पछताओगे नहीं, मैं यहाँ पर वेपन निकाल लेना चाहिए था। और जियो से कहता है लड़के चलो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जमीन और आसमान में कितना बड़ा फर्क होता है। जाओची उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो मुझे दिखाओ। और साथ ही वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ आता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 55 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों की फाइट देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।